एक दिन गोपाल बहुत ही गुस्से में अपने ऑफिस से घर आता है और घर के सभी सामानों को इधर उधर फेंकने लगता है। तभी उसकी पत्नी रजनी और उसकी माँ कावेरी वहां आती हैं। गोपाल के हाथों से खून निकलते देखकर उसकी माँ और कावेरी दोनों ही घबरा जाती हैं और दौड़कर अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती हैं। तभी गोपाल गुस्से से अपना हाथ खींचकर बोलता है, आपको मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे ना दूर रहिए। आपने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। बेटा, मैंने क्या किया है? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। अगर आप मुझसे प्यार करती ना तो आपने जो काम किया है आप वो काम नहीं करती। आप मुझे मेरे पिताजी का नाम क्यों नहीं बताती हो? मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तुझे तेरे पिता का नाम नहीं बता सकती। बाकी तुझे मेरे बारे में जो सोचना है तू सोच सकता है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक आपको अपने पिता का नाम ही नहीं पता। पिता का नाम तो तब पता होगा जब कोई पिता होगा। मेरी माँ विधवा नहीं है बल्कि कुंवारी माँ है मेरी। हे भगवान, इसका मतलब ये मेरी कुंवारी सास है। जी हाँ, तुम्हारी सास कुंवारी है जिन्होंने एक गलती के कारण मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। आज मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिला। मैंने सबको मिठाई खिलाई, लेकिन सभी ने मेरे हाथ की मिठाई खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बाप का नाम तो पता नहीं है, ऐसे घटिया इंसान के हाथ से हम कैसे खा सकते हैं कुछ। आपको कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती होगी ना। हाँ, बहुत ज्यादा सहनी पड़ती है। जब भी मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, जब भी पिताजी का नाम के बारे में कुछ पूछा जाता है तो मैं कुछ नहीं कह पाता और सभी के सामने बेचारा बन जाता हूँ। आप वहाँ से नौकरी छोड़ दीजिए, कहीं और देख लीजिए। कितनी नौकरी बदलूं मैं? हाँ, ये मेरी चौथी नौकरी थी जो मैंने अपने बाप का नाम ना बता पाने के कारण छोड़ दी। मैं तो मजाक बन चुका हूँ और मेरे साथ साथ मेरा काम, मेरी जिंदगी सब कुछ एक मजाक बन के रह गई है। और ये सब मेरी माँ के कारण हुआ। मैं बहुत थक चुका हूँ, हार चुका हूँ मैं। गोपाल इतना कह के रजनी को गले से लगाकर रोने लगता है। कावेरी को अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है अगर उसने अपना मुंह खोल दिया और किसी को बता दिया कि इस बच्चे का पिता कौन है, और हो सकता है उसे अपनी एक कीमती चीज गंवानी पड़ जाए जो कि वो नहीं चाहती थी। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन एक चूड़ी वाला उनके घर के सामने आता है। चूड़ी वाला आया, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। भैया, ये चूड़ियाँ कितने की दे रहे हो? ये चूड़ी तो 40 रुपए दर्जन है। आपको कितनी चाहिए? ठीक है, 4 दर्जन कर दो, लाल रंग की। वैसे आप यहाँ मेरे घर के आगे क्यों खड़े हुए हो? मोहल्ले में और भी लोग थे, आप उनके घर के आगे क्यों नहीं रुके? वो तो यहाँ भाभी जी रहती थी, वो आई नहीं। अरे वो हमेशा मुझसे चूड़ियाँ लेती है ना, तो मैं उनके घर के आगे खड़ा हो गया। कहाँ है वो दिख नहीं रही। और वैसे आप उनको जानती हो? वो मेरी बहू है जिसे आप चूड़ियाँ देते हैं। वो आपकी चूड़ियों की बहुत तारीफ करती है। हमारी चूड़ियाँ होती इतनी अच्छी है, एक बार ले लोगे ना तो हमेशा हमसे ही लोगे। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आपकी चूड़ियाँ सच में बहुत सुंदर होती हैं। कावेरी और चूड़ी वाला आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मोहल्ले की और भी औरतें आ जाती हैं। चूड़ी वाला सभी को रोक कर बोलता है, बहन जी, चूड़ियाँ लोगे? बहुत रंग बिरंगी है, ले लो। हम तुमसे चूड़ी कभी नहीं लेंगे। जो बदनाम घर से मेल मिलाप रखे उससे हम कुछ नहीं लेंगे। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? इस घर के लोग हमारे पुराने ग्राहक हैं, तो हम इनको तो बेचेंगे ही ना। और आप पहले ये बताइए, आप लोगों को परेशानी क्या है कि हम इनको चूड़ियाँ दे रहे हैं? तो लेकिन ये बात हमें नहीं पता था कि तुम इस घर में चूड़ियाँ देते हो, वरना हम कभी तुमसे चूड़ियाँ नहीं लेते। जिस घर में बेटे को बाप का नाम न पता हो, माँ कुंवारी माँ बनकर घूम रही हो, ऐसे घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। शांति, बस करो। ये चूड़ी वाला तुम्हारा रिश्तेदार लग रहा है क्या, जो तुम इसे राम कहानी सुना रही हो? तुम राम कहानी बनाओ तो वो ठीक है, और हम बताए तो वो गलत। पहली बात तो ये कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अगर तुम चाहते हो कि हम सभी गली वाले तुमसे चूड़ी ले, तो तुम अब इस घर में चूड़ी नहीं दोगे, वरना पूरे मोहल्ले में तुमसे कोई चूड़ी नहीं लेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मोहल्ले वालों की बात सुनकर
चूड़ी वाला कावेरी से अपनी दी हुई चूड़ियों को वापस ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। कावेरी चुपचाप घर के अंदर आ जाती है। तभी रजनी, जो कि उसके पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही होती है, वो अपनी सास को रोक कर बोलती है, माँ जी आप किस मिट्टी की बनी है? आपका बेटा आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा है। गली वाले मुझे आपका नाम लेकर ताने मारते हैं कि कुंवारी सास है इसकी। जहाँ तक मैंने आपको समझा, आप कोई गलत काम नहीं कर सकती। आखिर इस कुंवारी सास का राज क्या है? आप मुझे बताइए। बहू ना सही तो एक औरत समझकर बताइए। तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन मैं सही हूँ। इस बात का कोई सबूत नहीं दे सकती मैं किसी को, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो मैं अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। जो भी बात है माँ जी, वो सही से बताइए। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रजनी के पूछने पे कावेरी उसे बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती थी और दोनों लोग एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन वो एक आर्मी ऑफिसर था। जब तक दोनों ने हिम्मत जुटाकर अपने परिवार वालों से बात करने की सोची, लड़के के आर्मी कैंप से ड्यूटी ज्वाइन करने का नोटिस आ गया और उसे बिना कुछ बताए जाना पड़ा। उसे गए हुए कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आता है। आर्मी कैंप से फिर से एक नोटिस आया था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो इस गम से बाहर ही नहीं आ पाई। उसे पता चला कि वो गर्भवती है। ये सुनकर उसके घर वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके माथे पे कुंवारी माँ का दाग लग गया। ये सुनकर रजनी हैरान हो गई और बोली, माँ जी आपने इतना कुछ क्यों सहा? जब आपने शादी कर रखी थी तो आपको उस लड़के के घर जाना चाहिए था और अपने भी माता पिता को ये बात बतानी चाहिए थी कि आप सुहागन हैं, सिर्फ दुनिया की नजर में कुंवारी है, क्योंकि आपकी शादी समाज के बीच में नहीं हुई है। बहू, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? लेकिन जब मैं उस घर में पहुंची तो मैंने उन लोगों की बातें सुनी। उन लोगों ने उसके बाद उनके कमरे की तलाशी ली, जिसमें उन्हें मेरे और उनकी शादी की फोटो मिली थी, जिसे देखने के बाद वो लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए थे, ताकि उनके खानदान पे कोई दाग ना लगे। तो फिर माँ जी आपने उस टाइम क्या किया? मैंने उस टाइम वहाँ से चुपचाप जाना सही समझा, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की जान बचानी थी। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग जाती कि मेरे पेट में उनका बच्चा है, तो वो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार देते। इसलिए मैंने दुनिया से ये राज छुपाया। मैं सब कुछ घुट घुट के सहती रही, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं बताया। दुनिया मुझे कुंवारी माँ कहे, ये मुझे सहन है, लेकिन मेरा बेटा मुझसे दूर हो या उसे कुछ हो, ये नहीं देख सकती मैं। अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। बाद में वो तुम्हें ले आया और हमारा घर पूरा हो गया। माँ जी गोपाल जी आपसे नफरत करके बहुत गलत कर रहे हैं। जिस बच्चे को बचाने के लिए आपने इतना कुछ सहा, वो बच्चा आपसे इसलिए नफरत करता है कि उसे लगता है वो एक गलती है। मुझे दुनिया गलत बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बेटा मुझे गलत नजरों से देखे, ये चीज मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। माँ जी मुझे माफ करिए, मैंने भी आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, आपको गलत समझा। रजनी और कावेरी की बातें गोपाल भी सुन रहा होता है, जो कि ऑफिस से घर आते वक्त दरवाजे पे ही रुक गया था। ये सब कुछ सुनने के बाद उसको अपने बर्ताव पे बहुत ज्यादा शर्म आती है और वो अंदर जाके अपनी माँ से माफी मांगते हुए बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो माँ। मैं बहुत पछता रहा हूँ माँ। मैंने आपको कितना कुछ कहा, लेकिन आपने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा आपको अपने दुखों का कारण समझता रहा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था मैंने कि आपके दुखों का कारण मैं हूँ, वरना आज आप भी एक अच्छी खासी जिंदगी जीती। माँ मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं आपको कभी कुछ नहीं कहूँगा। और ये दुनिया क्या कहती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए माँ भी आप हो और मेरा बाप भी आप हो। उसी दिन के बाद से रजनी और गोपाल लोगों की बातों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं और चुपचाप रहने की जगह उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद लोग खुद पे खुद रजनी को कुंवारी सास का ताना मारना छोड़ देते हैं। संगमपुर गांव में फुलवा और गायत्री नाम की दो बुढ़िया रहा करती थी। दोनों का घर एक दूसरे के सामने था। गायत्री बुढ़िया जहाँ दिमाग की तेज थी, वहीं फुलवा थोड़े मोटे दिमाग की थी। उसे जल्दी कोई बात समझ में ही नहीं आती। एक दिन फुलवा अपने घर के अंदर बैठी मिठाई बना रही होती है। अरे वाह, मेरे मिठाई बनाने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। आज की मिठाई मैं किसी को नहीं दूंगी, केवल खुद ही खाऊंगी। हर बार यही होता है कि मिठाई मैं बनाती हूँ और खा कोई और जाता है।
लेकिन इस बार मैं अपनी मिठाई किसी को नहीं दूंगी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मजा ही आ गया। फुलवा काकी मिठाई बना ही रही होती है कि तभी उनका पड़ोसी भोलू, जो कि 50 साल का होता है और खाने का बहुत ही शौकीन होता है, उसे आवाज लगाते हुए घर आता है। अरे फुलवा काकी कहाँ हो? अरे लो, मैं बाहर आपको आवाज लगा रहा हूँ और आप यहाँ बैठी हो। ओहो, मिठाई बनाई जा रही है, तभी कहो ये देसी घी की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ओ काकी, क्या तुम मुझे मिठाई चखने को दोगी? मिठाई देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया जी। अरे ओ भोला, तेरा सिर्फ नाम ही भोला है, बाकी है तो तू बहुत चतुर। तुझे पता है कि मैं हर मंगलवार को मिठाई बनाती हूँ, इसीलिए तू जान कर उसी समय मेरे घर आता है ताकि तुझे मिठाई खाने को मिल जाए। लेकिन आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा, बता रही हूँ मैं। अरे काकी, तुम कैसे बातें कर रही हो? मैं तुमको पेटू नजर आता हूँ का? अरे मैं तो सच में काम से ही आया था, लेकिन तुमने मिठाई देख कर ना मन फिसल गया है जी। आप थोड़े बहुत मिठाई खिला ही दीजिए। अरे गांव में आप जैसे अच्छे मिठाई कौन ही बना पाता है, इसलिए ना थोड़ी बहुत खिला दीजिए। खाने को ना सही, थोड़ा चखने को ही दे दीजिए ना। आप तो हमारी प्यारी सी अच्छी सी काकी हो ना, आप तो दे ही सकती हो। बिल्कुल नहीं, मैं तुझे आज मिठाई चखने को भी नहीं दूंगी। खाना तो बहुत दूर की बात है, हमेशा तू ऐसे ही लालच दिखाता रहता है। बूढ़ा होने को आया है और चटोरापन बिल्कुल बच्चों जैसा है। अरे काके, तुमसे मिठाई का मांग ले, तुम तो बेइज्जती के ऊपर उतर आई यार। इतनी बेइज्जती तो हमारी मेहरारू भी नहीं की होगी कभी। अगर मैं तुमको चटोरा दिखाई दे ही रहा हूँ तो दे दो ना। अरे थोड़ी सी मिठाई दे दोगे तो बच्चे की दुआ लगेगी। दिखाई नहीं दे रहा है, तू है चटोरा। आज मैं तुझे मिठाई नहीं देने वाली हूँ, जा भाग यहाँ से। जब देखो तब टपक जाता है मेरे घर अपना मुंह उठाए। जा भाग मेरे घर से। ये मोटे दिमाग की बुढ़िया ना मुझे ऐसे मिठाई नहीं देगी, कुछ और करना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, जा ही रहा हूँ, रखो अपनी मिठाई अपने पास। हमको भी यहाँ खड़े होकर अपनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है, उसके लिए हमारी मेहरारू और हमारी पुटो दोनों ही काफी है। ठीक है, चलते हैं। भोलू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ गांव की चंपा नाम की एक औरत आती है, जो कि बहुत ही गरीब थी। उसे भी फुलवा के घर से अच्छी मिठाई की खुशबू आती है और वो फुलवा काकी के घर के आगे खड़ी होकर आवाज लगाती है। अरे ओ फुलवा काकी, क्या बना रही हो? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। चंपा की आवाज सुनकर फुलवा घर से बाहर आती है। ओ भिखारन, तू फिर आ गई भीख मांगने। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे घर भीख मांगने मत आया कर, तुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जा भाग यहाँ से। वो काकी, मैं भिखारन नहीं बल्कि एक गरीब औरत हूँ, 2 दिन की भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तुझे समझ नहीं आता है, मैंने बोला ना कि मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। जा भाग मेरे घर से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए। झूठ काहे बोल रही हो काकी? तुम्हारे घर से मिठाई की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे मोतीचूर के लड्डू बने हो। नाक तो इस भिखारन की इतनी तेज है कि बिना देखे ही बता दिया कि मैं क्या बना रही हूँ। हाँ, बनाए हैं मैंने मोतीचूर के लड्डू, लेकिन तेरे लिए नहीं है। वो लड्डू मैंने सिर्फ अपने लिए बनाए हैं, वो मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। काकी, 2 ही लड्डू दे दो, कम से कम वो खाकर पानी तो पी लूंगी, कुछ तो जाएगा पेट में। इतनी भी बेरहम मत बनो काकी। नहीं तो नहीं बोला ना, समझ में नहीं आता है तुझे। जा यहाँ से, वरना तुझे झाड़ू मार मार कर भगाऊंगी। भाग यहाँ से। आज समझ में आया बुढ़िया कि तुझे सब मोटे दिमाग वाली बुढ़िया क्यों कहते हैं, क्योंकि तू है ही मोटे दिमाग की, जिसे कुछ भी समझ नहीं आता है। चंपा काकी को सुनाकर चली जाती है और फुलवा अंदर जाकर फिर से मिठाई बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसकी पड़ोसन गायत्री अपने घर के आंगन में झाड़ू लगाने के लिए बाहर आती है। तभी उसे मिठाई की खुशबू आती है
हाय क्या खुशबू आ रही है। लगता है कहीं किसी के यहाँ मोतीचूर के लड्डू बन रहे हैं। मिठाई का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आने लगता है। किसके घर से आ रही है ये खुशबू, जरा देखूं तो। गायत्री मिठाई की खुशबू सूंघती हुई फुलवा के घर पहुंचती है और उसे मिठाई बनाते देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो कहती है, फुलवा बहन तुम मिठाई बना रही हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा मुझे भी खिला दो। आज तुम्हारे मुंह से इतने प्यारे शब्द कैसे निकल रहे हैं मेरे लिए। वैसे तो तुम मुझे मोटा दिमाग का बोलती हो ना। ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। तुम तो बहुत दिमाग वाली हो, तभी तो इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनाती हो। अब चखा भी दो जरा सा। तुम चुपचाप अपना रास्ता नापो, मैं तुम्हें सूंघने के लिए भी ना दूं मिठाई। भागो मेरे घर से। मिठाई के लालच में मुझे प्यार दिखा रही है, जल कुकड़ी कहीं की। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। अपनी मिठाई अपने पास रख। इतनी बेइज्जती करने के बाद कौन खाएगा तेरी मिठाई। गायत्री वहाँ से चली जाती है और फुलवा अपनी मिठाई बनाकर उसे रसोई में ढककर टाइट होने के लिए रख देती है और खुद आराम से सो जाती है। सुबह जब वो मिठाई लेने जाती है तो वहाँ मिठाई ना देखकर वो रोने लगती है। हाय राम, मेरी मिठाई कौन ले गया। कल मिठाई बनाते बनाते मेरी कमर टूट गई और आज उसकी चोरी हो गई। मैं अभी मुखिया जी को बताती हूँ। फुलवा भागते हुए मुखिया रामचंद्र के घर आती है। मुखिया जी, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे घर चोरी हो गई। कल पूरे दिन बैठकर मैंने मिठाई बनाई और रात में चोरी कर ले गए उसे। अब मैं क्या करूं मुखिया जी। शांत हो जाओ फुलवा काकी, हम जल्दी ही इस चोर का पता लगाएंगे जिसने आपकी मिठाई चोरी करी है। आपको किसी पर शक है क्या? अगर है तो हमें बताओ। मुखिया जी, मुझे अपनी पड़ोसन गायत्री पर शक है। उसी ने मेरी मिठाई चोरी की है, क्योंकि वही आखिरी बार आई थी मेरे घर और मुझसे मिठाई मांग रही थी, लेकिन मैंने नहीं दी। यही तो गलत कर दिया आपने। अगर दे दिया होता तो सारी मिठाई तो चोरी नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी उनको भी बुलाकर पूछता हूँ। मुखिया अपने घर के नौकर को भेजकर गायत्री को अपने घर बुलवाता है। गायत्री काकी, फुलवा काकी का कहना है आपने इनके लड्डू चोरी किए हैं कल रात को। बताइए, क्या ये सच बात है? नहीं मुखिया जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने इससे मिठाई मांगी थी, क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दूसरों के घर में मिठाई चोरी करूँगी। मुखिया जी, ये झूठ बोल रही है। यही मेरे घर आई थी और बार बार मिठाई मांग रही थी। आखिरी बार यही आई थी मेरे घर और ये मुझसे बहुत जलती भी है। मैं सच बोल रही हूँ मुखिया जी, मुझ पर विश्वास कीजिए। गायत्री सबके सामने जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद मुखिया सबको अपने घर भेज देता है। फुलवा निराश होकर अपने घर में बैठी थी। तभी थोड़ी देर बाद मुखिया अपने नौकरों के साथ मिठाई का सामान लेकर उसके घर आता है। काकी, मन छोटा मत करो और इस सामान से दूसरी मिठाई बना लो। चोर आपकी मिठाई ही तो चोरी करके ले गया है, आपका हुनर थोड़ी ना ले गया है। आप दूसरी मिठाई बना लो। मिठाई का सामान पाकर फुलवा खुश हो जाती है और दोबारा से मिठाई बनाने लगती है। उसकी खुशबू फिर से पूरे गांव में फैल जाती है। तभी एक अनजान इंसान खिड़की से उस पर नजर रख रहा होता है और वो जैसे ही फिर से मिठाई बनाकर रसोई में रखकर सो जाती है तो वो चोर फिर से उसकी मिठाई चोरी करके भागने की कोशिश करता है। लेकिन गायत्री उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और अपने घर से ही झाड़ू फेंक कर मारती है, जिससे वो चोर जमीन पर गिर जाता है। तब तक गायत्री सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और फुलवा जैसे ही चोर के मुंह से कपड़ा हटाती है तो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो मिठाई चोर और कोई नहीं बल्कि उसी के गांव की गरीब औरत चंपा होती है। चंपा, तू मिठाई चोर है। तूने मेरी मिठाई चोरी करी है। हाँ, मैंने ही की चोरी, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने कितनी बार मिठाई मांगी, लेकिन तुमने मुझे नहीं दी। मेरा बच्चा बीमार है और भूखा है।
उसे कुछ मीठा खाने का मन था, इसीलिए मुझे ये चोरी करनी पड़ी। तुझे पूरे गांव में मेरी मिठाई ही मिली थी चोरी करने को। तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। चोरी चोरी ही होती है, फिर चाहे वो खाने की हो या किसी और चीज की। मुझे छोड़ दो, जाने दो। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा इंतजार कर रहा होगा वो। अगर आप सबको भरोसा न हो तो खुद चलकर देख लीजिए। सभी चंपा के घर जाते हैं और उसके बच्चे को बीमारी और भूख से तड़पता हुआ देखकर सभी को उस पर दया आ जाती है। जिसके बाद किसी को भी अपनी मिठाई ना देने वाली फुलवा आधी मिठाई चंपा के बेटे को दे देती है और आधी मिठाई गांव वालों के साथ मिल बांट कर खाती है। मोना अपनी मालकिन के घर में काम कर रही थी। मोना की मालकिन सीता काफी अच्छे स्वभाव की थी। सीता कभी भी अपने नौकरों को नौकर नहीं समझती, लेकिन अगर किसी के अंदर अपनी अमीरी का घमंड था तो वो थी सीता की बेटी नीतू। नीतू किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, लेकिन सीता अपनी बेटी नीतू को हमेशा दूसरों की इज्जत करना सिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नीतू मोना को आवाज लगाती है। मोना आंटी, मोना आंटी। क्या हुआ नीतू बिटिया? काका, मोना आंटी कहाँ है? वो तो अभी तक आई नहीं है बिटिया। क्या बात है? कोई बात है तो तुम हमका बोल दो, हम कर देंगे। क्या वो अभी तक काम पर नहीं आई है? आने दो, आज फिर बताती हूँ मैं उनको। नहीं काका, जो काम मोना आंटी से है वो आप नहीं कर पाएंगे। आप जाकर अपने काम कीजिए। ठीक है बिटिया। इस तरह अब गुस्से में आग बबूला होकर नीतू अपने कमरे में बैठी हुई थी और 11 बजे जब मोना आती है तब नीतू उसके पास आती है और उससे कहती है, मोना आंटी कहाँ थी आप अभी तक? बिटिया, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उसके साथ अस्पताल गई थी। आपको पता है कि मैं आपकी वजह से आज ऑफिस नहीं गई। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी ही वजह से। आपने मेरी वो ब्लैक वाली ड्रेस कहाँ रखी थी? बिटिया, आपके सामने ही तो उसको ड्राई क्लीन के लिए भेजा था। अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गई थी। हाँ ठीक है, पर ध्यान रहे कि आगे से आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं आपके पैसे काट लूंगी। नीतू मोना पर भड़क रही थी कि तभी वहाँ नीतू की माँ सीता आती है और नीतू को फटकार लगाते हुए कहती है, नीतू, ये क्या बदतमीजी है? और तुम होती कौन है इसको ऑर्डर देने वाली कि ये कब यहाँ आएगी और कब नहीं? माँ, आपने इन नौकरों को ना अपने सर पर चढ़ा कर रखा है। एक तो लेट आ रही हैं, ऊपर से बहाने भी अपनी बहू के बना रही हैं। ये लेट मेरे कहने पर आई थी और इसको मैंने ही कहा था कि अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखे। सीता की बात सुनकर नीतू अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से गुस्से में तो चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ मोना की मालकिन सीता उससे कहती है, मोना, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे कैसी बात कर रही हैं मालकिन आप? बच्ची है अभी, वो जाने दो। दोनों के आपस में बात करने के बाद अपने अपने कामों में दोनों व्यस्त हो जाती है और शाम को जब मोना बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि खाना बचा हुआ है। ये देखकर मोना खुद से कहती है, खाना तो बच गया है, क्यों ना मैं इसको अपने घर ले जाऊं? वैसे भी बहू को भी पौष्टिक खाने की जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसे ले जाना सही नहीं, पहले मैं मालकिन से पूछ लेती हूँ। इस तरह मोना सीता के पास जाकर उससे कहती है, मालकिन, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना मोना, क्या कहना है? मालकिन, वो दरअसल घर में खाना बच गया है, तो क्या वो खाना मैं अपनी बहू के लिए ले जाऊं? क्योंकि बहू पेट से है तो उसको पौष्टिक खाने की ज्यादा जरूरत है। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, ले जाओ ना। अपनी मालकिन का इतना बड़ा दिल देखकर मोना को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से मोना अपनी बहू के लिए वो खाना पन्नी में पैक कर लेती है और घर जाकर अपनी बहू वाणी से कहती है, बहू, बहू। जी माँ जी। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। आज मालकिन के घर पर पनीर बना था और पनीर बच गया था तो मैं तेरे लिए ले आई। मम्मी जी, क्या जरूरत थी इन सब की? बहू तू पेट से है और मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाऊं। अपनी सास की बात सुनकर वानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह दोनों सास बहू मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और अपनी बहू को देखकर मोना के मन में एक ख्याल आता है, मेरी बहू का 7वां महीना चल रहा है, मुझे उसकी गोद भराई करानी चाहिए। अब तो मैं गरीब हूँ, पर फिर भी मुझसे जितना होगा उतना तो मैं कर लूंगी। मोना ये सब सोचते हुए अपने काम पर चली जाती है। अपनी मालकिन के घर जाकर मोना अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन। हाँ मोना।
मालकिन वो मेरी बहू की गोद भराई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप गरीब की बहू की गोद भराई में आए। अगर आप आएंगी तो मेरी बहू को बहुत अच्छा लगेगा। अरे अरे मोना, ये कहने की बात थोड़ी ना है। मैं और मेरी बेटी तुम्हारी बहू की गोद भराई में जरूर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कब है तुम्हारी बहू की गोद भराई? अगले 2 दिन बाद की है मालकिन। ठीक है, हम आ जाएंगे। इस तरह मोना मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। और शाम को जब नीतू अपने घर आती है तो सीता नीतू से कहती है, नीतू बेटा, परसों वानी की गोद भराई है, इसलिए हम परसों वहाँ जा रहे हैं। नहीं माँ, मैं नहीं जाने वाली इन भिखारियों के घर। इनके घर में ना तो बैठने की जगह होगी और ना ही कुछ खाने पीने का इंतजाम। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने जुबान दे दी है। पर माँ, बस अब मुझे कोई और बहस नहीं चाहिए। इतना बोलकर सीता वहाँ से चली जाती है और नीतू अपना सड़ा सा मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, माँ आप मुझे वहाँ ले जाकर अच्छा नहीं कर रही हैं। आपने जुबान दी है ना। मैं यानी आपकी बेटी नीतू खुद से वादा करती हूँ कि आपके साथ आपकी बेटी उस नौकरानी की बहू की गोद भराई में तो जाएगी, लेकिन उसकी गोद भराई में शामिल होने नहीं, बल्कि उसकी गोद भराई खराब करने। देखते ही देखते अब 2 दिन गुजर जाते हैं। नीतू और सीता दोनों ही मोना के घर जाते हैं। मोना का घर देखकर नीतू अपनी माँ सीता से कहती है, माँ कितना ईयू वाला हाउस है इन लोगों का। नीतू ऐसे नहीं बोलते हैं, गलत बात है। अरे मालकिन, बिटिया आप दोनों आ गई। आइए आइए बैठिए। अरे आंटी, हम यहाँ बैठने थोड़ी आए हैं। आज मैं आपकी मदद करूँगी। बताइए खाना कहाँ बनाना है? अरे बिटिया आप यहाँ आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। और रही खाने की बात, तो वो मेरी बहू ने पहले ही बना दिया। नहीं, मुझे तो फिर भी आपकी मदद करनी है। ठीक है बिटिया। इस तरह मोना नीतू को अपने घर की छोटी सी रसोई दिखाती है। अब क्या था, नीतू उसके हर खाने में नमक मसाला लाल मिर्च डालकर उसे खराब कर देती है, लेकिन ये सब कुछ वानी देख लेती है, पर वो उसको कुछ नहीं बोलती। और उसके जाने के बाद वो एक बार फिर से खाना बनाती है। नीतू को मोना के घर में काम करते हुए देखकर सीता को हैरानी होती है और वो हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये यहाँ पर काम कैसे कर रही है? जो लड़की अपने घर में काम नहीं करती, वो अपने नौकर के घर पर उसकी मदद कर रही है। कुछ हजम नहीं हो रही है ये बात। जो भी है, मुझे इस बारे में नीतू से पूछना ही होगा। आखिर वो अब क्या गड़बड़ कर रही है? सीता नीतू से बात करने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर मोना और वाणी पर जाती है, जहाँ वो उन दोनों की बात सुन लेती है। मम्मी जी, नीतू मैडम ने ऐसा क्यों किया होगा? कोई बात नहीं बेटा, वो हमारी मालकिन है। शायद उनको हमारा स्वागत अच्छा नहीं लगा हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। क्या किया है नीतू ने? अरे मालकिन आप। नीतू ने क्या किया है? मोना बताओ मुझे तो पहले से इस पर शक हो रहा था। वो तुमसे इतनी घुली मुली जो थी, जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। मालकिन, नीतू मैडम ने पूरे खाने को बर्बाद कर दिया। क्या? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। नहीं मालकिन, रुक जाइए, बच्ची है, प्लीज उसको कुछ मत कहिए। हाँ मालकिन, कुछ मत कीजिए। सीता उन दोनों की बात मान जाती है और उस समय वो नीतू को कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी मेहमान आने शुरू होते हैं। तभी नीतू की ड्रेस कील में फंसकर फट जाती है। ये देखकर वाणी अपने दुपट्टे से नीतू को ढकती है और उसको अपना सूट पहनने को देती है। गरीब है फिर भी इतना बड़ा दिल है। ये देखकर नीतू को अपने किए पर पछतावा होता है और वो वाणी से नजर झुकाए माफी मांगते हुए कहती है, वाणी मुझे माफ कर दो। पर क्यों? मैंने तुम्हारी गोद भराई खराब करने की कोशिश की है, इसलिए। मैं जानती हूँ मैडम, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और दोबारा खाना बना लिया। जब तुम सारी बातें जानती थी तो तुम मुझे। मैडम, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी कितनी इज्जत है। अगर गलती से भी किसी को ये पता चल जाता कि आपने ऐसा किया है, तो आपके साथ साथ आपके घर परिवार और सीता मैडम की इज्जत पर भी आंच आ जाती। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर सीता और मोना आती है और नीतू को वाणी से बात करता हुआ देखकर सीता कहती है, मुझे तो तेरी करतूतों पर पहले से ही शक हो रहा था। मैं तेरे पास आ भी रही थी, लेकिन शुक्र मना इन दोनों का। इन दोनों ने मुझे वहीं रोक लिया, वरना मैं तुझे सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारने वाली थी। माँ, आंटी, मेरी वजह से ही ये गोद भराई खराब हुई है ना, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं वाणी दीदी की गोद भराई अपने घर करवाऊंगी। अब क्या था, नीतू को अकल आ जाती है और वो अपनी गरीब बहू की गोद भराई
अपने बड़े से घर में बड़ी धूमधाम से सफल करवाती है। नीलम रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी वहाँ नीलम से उसकी सास माला आकर कहती है, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही है? कुछ अलग बन रहा है या रोज की तरह वही सब बना रही है? नहीं नहीं माँ जी, आज तो मैं सबके लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ। आज मैंने सबके लिए छोले पूरी बनाई है। काफी दिन हो गए थे ना, हमने ऐसा कुछ खाया भी नहीं था ना, इसीलिए। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तूने। अच्छा हुआ छोले पूरी बना दी, मुझे भी ऐसा ही कुछ खाने का मन कर रहा था। देखा माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपको क्या खाना है। अरे मेरी बहुरिया है ही इतनी समझदार। अरे अब तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये जो तेरी देवरानी आए वो भी तेरी तरह समझदार आ जाए और उसके हाथों में भी तेरे ही जितना स्वाद हो। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हो? अगर स्वाद नहीं भी होगा तो आपकी बड़ी बहू तो है ही ना। मैं आपको रोज रोज एक से बढ़कर एक अच्छा खाना खिलाऊंगी। अरे बहू, तुझ पर तो मुझे आंखें बंद करके विश्वास है। जब से तू शादी करके इस घर में आई है तब से तूने ही तो सब कुछ संभाला है। अरे मुझे तो रसोई में आना ही नहीं पड़ता और तू सब कर देती है। माँ जी, आप कैसी बातें करती हो? मेरे होते हुए आप रसोई में जाओगी? पाप लगवाना है क्या मुझको? आप सासू और सास का काम हुक्म चलाना होता है, ना कि काम करना। अच्छा बहू, तू काम कर ले, मैं तुझे अब और परेशान नहीं करूंगी। कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। कुछ दिनों बाद माला के छोटे बेटे अरुण की भी शादी हो जाती है और शादी के बाद माला की छोटी बहू दिव्या की पहली रसोई का दिन आता है और वो रसोई में सबके लिए चीज पराठा बना रही थी। तभी वहाँ नीलम आती है। अरे दिव्या, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है। आज सबके लिए कुछ खास क्या बना रही हो? मैं सबके लिए चीज पराठे बना रही हूँ। मैंने सोचा आज क्यों ना सबके लिए पराठे हो जाएं, और वैसे भी मैं बहुत अच्छे चीज पराठे बनाती हूँ। देखना सबको बहुत पसंद आएंगे। बना लो जो भी बनाना हो, लेकिन यहाँ पर सबको मेरे हाथ का ही खाना पसंद आता है। फिर चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना बना ले, लेकिन कोई नहीं, तुम भी कोशिश कर सकती हो। दीदी, पहले भले ही सबको आपके हाथ का खाना पसंद आता होगा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। देखना कैसे देखते ही देखते मैं सबकी मनपसंद बहू हो जाऊंगी। अच्छा जी, चलो तुम इतना बोल ही रही हो तो हम भी तुम्हारे हाथ का खाना खाकर देख ही लेंगे। दिव्या और नीलम दोनों ही मन एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब दिव्या सबके लिए पराठे बना देती है और नाश्ते के लिए टेबल पर लगाती है, तभी वहाँ पर घर के सभी लोग खाना खाने आते हैं। माला और नीलम का पति दीपक जैसे ही चीज पराठा खाता है तो दोनों को वो पराठे बहुत पसंद आते हैं। वाह दिव्या बहू, आज तो सच में ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद कुछ अलग खा रही हूँ। माँ बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं। दिव्या, मुझे 2 पराठे और देना। बहू मुझे तो दे दे, और वैसे भी इतने अच्छे पराठे मैं नहीं खा पाती हूँ, लेकिन अब तूने इतने अच्छे बनाए हैं कि रुका भी नहीं जा रहा। नीलम बहू, तू भी दिव्या बहू से ऐसे ही पराठे बनाने सीख ले तो मजा आ जाए। माँ जी, आप लोग तो ऐसे तारीफ कर रहे हो जैसे आपने आज से पहले इससे अच्छे पराठे कभी खाए ही नहीं हो। अरे आप लोग तो इससे कई ज्यादा अच्छे पराठे खाते हो मेरे हाथों के। नीलम, तुम भी पराठे अच्छा बनाती हो, लेकिन ना दिव्या के हाथ के पराठे की बात ही कुछ अलग है। अरे क्या स्वाद है। अरे एक बार तुम भी खा के देखो, तुम खाओगी ना, पक्का कह रहा हूँ, तुम भी ना दिव्या की फैन हो जाओगी। अब तो कहना पड़ेगा भाई, आप पराठे हो तो दिव्या बहू के हाथ के पराठे हो, वरना पराठे हो ही ना। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि मैं पराठे बनाऊंगी तो सब आपके हाथ का खाना भूल जाएंगे, और देखो वही हुआ। यहाँ कोई आपके बनाए खाने को पूछ भी नहीं रहा है। क्या दीदी, आप भी ना। आज तो इतने सबकी तारीफें बटोर ली, लेकिन देखना मैं भी कम नहीं हूँ। कल ऐसे पराठे बनाऊंगी ना कि आज जिस तारीफ से इतना उड़ रही है ना, कल उतनी ही जोर से जमीन पर आकर गिरेगी। नीलम को बहुत गुस्सा आता है और जब सब लोग दिव्या की तारीफ करते हैं, और वो अगले दिन सबके लिए प्याज के चटपटे से पराठे बनाती है। और जब सब वो पराठे खाते हैं तो जैसे ही माला वो पराठे खा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन सुजाता आती है और वो भी माला के साथ साथ पराठे खाने लगती है। बाहर कहीं से मंगवाए हैं क्या ये पराठे? अरे नहीं, ये मेरे बहू नीलम ने बनाए हैं। क्यों, क्या हुआ, तुझे अच्छे नहीं लगे क्या? अरे इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि मैं क्या ही कहूँ। सही है माला, तेरा तो घर में इतनी अच्छी बहू मिल गई जो इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। आंटी, आपको पराठे इतने पसंद आए? अरे भाई, पसंद कैसे ना आई, तूने बनाया ही इतना अच्छा है।
मैं तो कब से तुझे जानती हूँ माला, लेकिन अब तक मुझे ये नहीं पता था कि तेरी बहुएं इतना अच्छा पराठा बनाना भी जानती हैं। अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूं। कुछ लोग होते हैं जो खुद के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अच्छा बनाती हूँ पराठा, लेकिन कभी घमंड नहीं किया है। नीलम अब खुद ही अपनी तारीफ के पुल बांधे जा रही थी कि तभी वहाँ दिव्या अपने हाथ के लच्छेदार पराठे लेकर आती है और वो सुजाता को खिलाती है। सुजाता को लच्छे वाले पराठे भी बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, ये भी कितना बढ़िया है। दिव्या बहू, तूने बनाया है? जी ये मैंने ही बनाया है। मैं तो आलू के पराठे इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे बनाना जानती हूँ। आपको नहीं पता, लेकिन मेरे मायके में सब लोग मेरे हाथ के पराठों की ही तारीफ करते हैं। अरे माला, कहाँ से ऐसी हीरे जैसी बहुएं लेकर आई है? बिल्कुल हीरा है, हीरा। और इनके हाथ के पराठे तो सच में खाकर मजा ही आ गया। अच्छा नीलम और दिव्या बहू, जरा कुछ पराठे मेरे घर के लिए भी दे दो। दिव्या और नीलम अब हर जगह खुद को ही बस आगे देखना चाहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे, लेकिन अब भी दोनों की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिनों बाद नीलम ने प्याज के पराठे और वेज सब्जी वाले पराठे और दूसरी तरफ दिव्या ने आलू, चीज और लच्छा पराठे बनाकर तैयार कर लिए थे, जिसे देखकर माला और दीपक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे तुम दोनों ये क्या क्या बेचने निकली हो? तुम दोनों ने ये 5 पराठे क्यों बनाए हैं? माँ जी, ये दिव्या कुछ ज्यादा ही बनती है। आपको नहीं पता, लेकिन ये खुद को मास्टर शेफ समझती है। और आपको पता है कि ये क्या बोलती है कि मुझसे अच्छा पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता है। हाँ तो पूरी बात बोलो ना दीदी। मैं ही नहीं बल्कि आप भी तो यही बोलती हैं कि आपसे अच्छे पराठे कोई नहीं बना सकता। और जब मेरे अच्छे पराठों की तारीफ हुई तो आपको जलन हो रही है। अच्छा, तो मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुमसे जलती हूँ? माँ जी, देख रही हो ना आप अपनी छोटी बहू को, ये मुझे क्या बोल रही है कि मैं इससे जलती हूँ। माँ जी, दीदी तो अपने आगे किसी को समझने वाली ही नहीं है, लेकिन आप भी तो जानती ही हो कि मुझसे अच्छे पराठे कोई नहीं बनाता। आप बताओ माँ जी कि मैं अच्छे पराठे नहीं बनाती हूँ। माँ जी की चुप्पी से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं अच्छे पराठे बनाती हूँ? नीलम, तुम भी समझने की कोशिश करो कि ना दिव्या तुमसे छोटी है, तुम्हारी देवरानी है। अरे यार, वो कुछ कह भी रही है, कर भी रही है तो क्या हो गया? अरे छोड़ दो ना, बच्चा समझ के माफ कर दो। तुम क्यों उससे आगे बढ़ना चाहती हो? अरे हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, ना कोई ज्यादा ना कोई कम है। आपको अपने भाई की बीवी की तारीफ करनी है तो खुल के करो ना। ये क्यों बोल रहे हो कि हम दोनों बराबर है? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि हम दोनों एक बराबर है, बल्कि दिव्या तो मेरे आसपास की भी नहीं है। बस करो तुम दोनों। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम दोनों घर की बहुएं हो, लक्ष्मी हो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो लड़ना है बस। तो चलो अब एक काम करते हैं, तुम दोनों अपने इन 5 परोठों की दुकान खोल लो और बेचना शुरू कर दो। जिसकी ज्यादा बिक्री हुई वो खुद समझ जाना। माला के कहने पर वो दोनों अब दुकान खोल लेते हैं और दोनों की दुकान बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जिस दुकान को बस एक मुकाबले के लिए खोला गया था, अब उस दुकान को वो पैसा कमाने के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कांता अपनी पड़ोसन के घर जाती है और अपनी पड़ोसन नीलम को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे नीलम बहन, कहाँ हो आजकल? अरे बहन, घर के अलावा और जा भी कहाँ सकते हैं? तुम बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहन, काफी समय हो गया था तुमसे मिले हुए। मैंने सोचा आज तुम्हारे घर ही चली जाती हूँ। तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल भी लूंगी और इसी बहाने चाय भी पी लूंगी। कांता बहन, तुम्हारी चाय की आदत अभी भी नहीं गई ना? अरे बहन, क्या करूँ, बिना चाय के दिन ही नहीं गुजरता है और घर में चाय बनाने वाला कोई है भी तो नहीं। क्यों, तूने अभी तक अपने बेटे अर्नव की शादी नहीं की क्या? नहीं बहन, अभी कहाँ की है। बाकी मैं सोच रही हूँ अर्नव की शादी करवा दूँ। घर में बहू रहेगी तो कम से कम चाय तो बनाकर पिला देगी ना। और नहीं तो क्या, मेरा तो बेटा नहीं है, वरना मैंने तो अब तक अपने बेटे की शादी कर देनी थी। अच्छा, तू यही रुक, मैं चाय लेकर आती हूँ। इस तरह अब नीलम चाय बनाकर ले आती है और दोनों पड़ोसन बातें करते हुए चाय की चुस्की लेना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है और कांता भी अपने घर आ जाती है। कांता के दिमाग में शादी की बात बैठ जाती है और अब कांता अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कांता का भाई यानी अर्नव का मामा चंपक कांता के पास आता है और कांता से कहता है,
अरे कांता बहन कैसी हो? बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर आ जाऊं अपनी बहन से मिलने के लिए। अरे चंपक भैया, यहाँ पर आकर आपने बहुत अच्छा किया। अब आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। कांता, ये चाय की आदत छूटी नहीं तुम्हारी? अगर तुम्हें चाय की आदत नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारी बहू भी तुम्हें यही कहेगी मेरी सास को चाय की आदत है। अरे भैया, मेरी बहू क्या कहेगी? मेरी तो कोई बहू है ही नहीं। मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन उसके लिए भी कोई लड़की नहीं मिल रही। पहले बहू आए तभी तो बहू के साथ लड़ाई करने में मजा आएगा ना। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे अर्नव के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही, लेकिन जैसा हमारा अर्नव अपने लिए लड़की चाहता है, बिल्कुल वैसी लड़की है मेरे दिमाग में। कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या सच में मेरे अर्नव की पसंद की कोई लड़की मिल सकती है? और नहीं तो क्या, कहो तो बात करूँ। नेकी और पूछ पूछ, अगर ऐसा है तो आप उसकी फैमिली से जरूर बात कीजिए। हाँ हाँ बहना, बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे भैया, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बनाई है। उस चाय की चुस्की लिए बिना आप मेरे घर से नहीं जा सकते। कांता की बात सुनकर चंपक ठहाके मार मार कर हंसने लगता है और कुछ देर में कांता चाय बनाकर लाती है और चंपक हंसते हुए चाय पी लेता है और कुछ समय बाद कांता के घर से चला जाता है। और शाम को जब अर्नव अपने ऑफिस से घर आता है तब कांता उसको सारी बात बता देती है। तभी चंपक का फोन आता है। अरे बहना, लड़की वाले मान गए, कल वो देखने के लिए बुला रहे हैं। हाँ हाँ, हम आएंगे। अब अगले दिन वो अर्नव के लिए लड़की देखने चले जाते हैं। थोड़ी देर कांता और अर्नव लड़की के घर में बैठे रहते हैं कि तभी कांता लड़की वालों से कहती है, अरे बहन, हमारी होने वाली बहू कहाँ है? आखिर हमें हमारी होने वाली बहू के दीदार कब होंगे? कांता के इतना कहने पर वहाँ पर भारती नाम की एक सुंदर सी लड़की अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। उसके हाथ में चाय देख कांता कहती है, अरे वाह मेरी बहू, तू तो मेरे अर्नव के जैसे बहुत ही ज्यादा सुंदर है। खैर छोड़ो इन बातों को। बहू, तुम मुझे ये बताओ कि ये चाय तुमने बनाई है? भारती अपनी नजरें झुकाए अपनी होने वाली सास से कहती है, हाँ, ये चाय मैंने ही बनाई है। आप एक बार इस चाय को चक्कर तो देखिए। आप एक बार मेरे हाथ की चाय पियेंगी तो पीते ही रह जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर कांता चाय का कप उठा लेती है और चाय पी लेती है। कुछ समय बाद अर्नव और भारती को कुछ देर के लिए अकेले बातें करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ अर्नव भारती से कहता है, भारती, मेरी माँ को चाय की आदत है। तुम मेरी माँ को अगर खुश रख सकती हो तो उनकी इच्छा जरूर पूरी करना, और उनकी इच्छा तुमसे ज्यादा नहीं बल्कि चाय ही रहेगी। आप बेफिक्र रहिए अर्नव जी, अब वो भी मेरी माँ है। कुछ समय बाद कांता अपने बेटे का रिश्ता भारती से फिक्स करवा देती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद भारती अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और बेचारी भारती अपनी सास के लिए चाय बनाते बनाते थक जाती है। दिन में कम से कम कांता 15 से 20 बार चाय पी लेती थी। अपनी सास की चाय की ये आदत देख भारती बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मैं तो आपकी चाय की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप अपनी चाय की आदत कब छोड़ेंगी? मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। हे भगवान, माँ आपको कौन सा गम है जो आप चाय पीकर उस गम को भुलाती हो? अरे बहू, तू नहीं समझ सकती मुझे। खैर छोड़, तू मेरे लिए चाय ला दे बस। अपनी सास की बात सुनकर भारती अपने पैरों को पटकते हुए किचन में चली जाती है और गुस्से में चाय बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कांता अपनी बहू भारती के साथ बाजार जाती है कि तभी उसे एक जगह चाय की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान में कुल्हड़ वाली चाय बिक रही थी। ये देख कांता कहती है, अरे बहू, तूने कभी कुल्हड़ वाली चाय पी है? कुल्हड़ वाली चाय बहुत टेस्टी होती है। चल, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ। माँ जी, मुझे नहीं पीनी कुल्हड़ वाली चाय। वैसे मैंने भी पी रखी है कुल्हड़ वाली चाय। बहू, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाकर ही रहूंगी। बस माँ जी, बहुत हुआ। आपको तो बस चाय पीने का बहाना चाहिए, लेकिन मैं भी आपकी बहू हूँ। मैं आपको चाय नहीं पीने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भारती अपनी सास का हाथ पकड़ती है और जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आती है। इस तरह कांता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला होते हुए भारती के ऊपर अपना गुस्सा उतार देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है।
शाम को जब अर्नब आता है तब भारती अर्नब को सारी बात बता देती है। यह सुनकर अर्नब कहता है, अरे भारती, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बताया था ना कि मेरी माँ की चाय की आदत बहुत गंदी है। अब तुम इसे झेलो। अर्नब जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आपको पता है माँ कमजोर हो रही है। खुदा ना खास्ता आप जिस माँ से इतना प्यार करते हैं, उन्हें अगर कुछ हो जाता तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी अपनी माँ को चाय पीने के लिए ही कहेंगे? अर्नब और भारती की बात सुनकर कांता वहाँ आती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बहू तू डॉक्टर मत बन, समझी? कांता इतना बोल ही रही थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देख अर्नब घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन कर देता है। कुछ समय बाद डॉक्टर वहाँ आती है और कांता का चेकअप करने लगती है। कांता की हालत काफी खराब देखकर डॉक्टर अर्नब से कहती है, तुम्हारी माँ के शरीर का शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी माँ को शुगर हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी माँ को चाय पीने से रोको और उन्हें फीकी चीजें दो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और अब कांता को जब होश आता है तब अर्नब कांता को सारी बात बता देता है। ये सुनकर कांता को अब एहसास होता है कि उसकी बहू उसके लिए गलत नहीं सोच रही थी और उसे एहसास होता है कि जाने अनजाने में उसने अपनी बहू को कितना गलत बोल दिया है। जिसके बाद कांता अपनी बहू से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत गलत बोल दिया। मैं चाय की शौकीन इतनी हो गई थी कि ये भूल ही गई, चाय मेरे लिए खराब भी हो सकती है। नहीं मम्मी जी, आपका गुस्सा जायज था। अगर मुझसे इस तरह की कोई आदत होती और आप इसे छुड़वाना चाहती तो शायद आपके जैसे मैं भी यही करती। भारती और कांता को बात करता हुआ देख अर्नब को भी अपने कटु शब्दों पर पछतावा होता है और अब अर्नब भी अपनी नजर झुकाए भारती के पास आता है और उससे कहता है, भारती, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत गलत बोल दिया था, इसे तुम मुझे माफ कर दो। तुम तो इस घर की ना भला चाहती थी और लेकिन मैं मोटी बुद्धि का था जिसे मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तुम। अरे अर्नब जी, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। भला मैं आपसे कभी गुस्सा हो सकती हूँ? चलो तो अब सब बढ़िया है। बहू एक कप चाय हो जाए? तो देखा अर्नब जी, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरी सास की चाय पीने की आदत कभी नहीं जाएगी। अरे बहू अब पिला भी दे। इतना कहकर भारती, अर्नब और कांता तीनों ही ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।